हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में प्रिपरेशंस तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोगों को इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स होमवर्क में दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने उतना कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में लेक्चर नंबर 5 को आप लोग देख रहे हैं। देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.5 ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अभी आप लोग वेरीफाई कर लीजिए कि आप लोगों ने जो किया है वो सही किया है या नहीं। तो 10.5 में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो ये कंपाउंड दिया है दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉल। इसकी रिएक्शन उन्होंने SOCl2 से करवाई है। अगर आपको याद हो तो SOCl2 से जब रिएक्शन होती है तो उस मेथड को हम क्या बुलाते हैं? डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड में हमको करना ये होता है कि हमें OH यहाँ से हटा देना है और इसका एक Cl यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो क्लोरीन आ गया साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन गया ये। अब इसका एक H इसके Cl से कंबाइन होकर HCl गैसीय स्टेट में एस्केप कर जाता है और सल्फर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में एस्केप कर गए। हम लोगों ने यही खास बात पढ़ी थी डार्जन्स मेथड की कि जो इसके दो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसीय स्टेट में होते हैं, इसके वजह से वो एस्केप कर जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, इसलिए ये इंडस्ट्रियली प्रिफरेबल मेथड भी था। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसमें बेंजीन है और बेंजीन के एक कार्बन के ऊपर CH2CH3 है और एग्जैक्टली उसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि ब्रोमिनेशन आपको करवाना है। या तो आप हीट कर लीजिए या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब UV लाइट का यूज़ कर लीजिए। अब जैसे आप लोग को पता ही होगा कि जो UV लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हीट करना, ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को। इसका मतलब हमने ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के ऊपर नहीं करवाना है। आप लोग याद रखें इस बात को कि अगर मैंने UV लाइट लिया हुआ है या तो मैं हीट कर रहा हूँ तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन कौन सा वाला? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो साइड चेन पर होने वाला है। CH2 या CH3 में से किसी एक हाइड्रोजन को हमने ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि जो ब्रोमिनेशन होता है वो सिलेक्टिव रिएक्शन होता है। सिलेक्टिव का मतलब ये है कि अगर इस कार्बन पे डॉट आता है तो फ्री रेडिकल बनेगा, वो स्टेबल बनेगा, या ये कार्बन पे डॉट स्टेबल बनेगा। तो आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो टर्शरी सबसे ज़्यादा होता है और बाद में सेकेंडरी होता है और बाद में प्राइमरी होता है। इसका मतलब जो 2 डिग्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है, तो ब्रोमिनेशन इसके ऊपर होगा और इसका एक H हटेगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये बात। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे भी थे। ठीक है, अच्छा, अगर थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेंजीन के एक पोजीशन पे OH लिया हुआ है, एक पोजीशन पे CH2OH, इसका मतलब ये साइड है अल्कोहल और ये साइड है फिनॉल। आप लोग ध्यान रखें, OH अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसका मतलब वो फिनॉल कैटेगरी में आता है, और अगर एलिफेटिक CsP3 से जुड़ा हुआ है तो वो अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। और अगर हमको HCl के Cl से सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो हम लोग इस OH को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे? क्लोरीन लगा देंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जो बेंजीन के ऊपर का जो OH होता है वो क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है यहाँ पर, ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ये OH हटाना है और ये क्लोरीन लगा देना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। HI का नॉर्मल एडिशन रिएक्शन है ये, और हम लोगों को पता है कि HI का एडिशन या हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक द कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है ही नहीं, एटलीस्ट इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन तो है। तो आयोडीन का अटैक आपको उस कार्बन पे कराना है जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम हो। यहाँ पे एक भी नहीं है तो आप अटैक यहाँ पे कराओगे तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? फिर यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड हट जाएगा और आयोडीन हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। CH3CH2Br, एक Br है और Na से रिएक्शन करवानी है।
एरो के ऊपर उन्होंने एसीटोन लिख के नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है तो हम लोगों को एसीटोन तो लिखना ही पड़ेगा। ब्रोमीन को हटाना है और आयोडीन को उसकी जगह पे रख देना है, NaBr ये निकल जाएगा। ठीक है। 6 नंबर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट देखते ही आप समझ गए होंगे कि हमें जो सब्स्टिट्यूशन करवाना है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो ब्रोमीन को आपको प्लेस करना है वो जस्ट ये कार्बन के अल्फा कार्बन पे करना है, क्योंकि ऐसा करने से हम लोग बोलेंगे कि जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये जो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर रेडिकल है, ऐसे कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप आना चाहिए या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन जैसा हो गया और इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.5 को हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर की समरीज आप लोग सुन लें एक बार। हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, बाद में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया, बाद में हम लोगों ने नेचर ऑफ CX बॉन्ड को अच्छे से देख लिया और बाद में हम लोगों ने प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए और अब हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन की और हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। देखिए, ये हमारे पास है हेलो अल्केन CH3Cl और ये है उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मतलब CH4। CH3Cl मतलब अल्काइल हैलाइड, CH4 मतलब हमारा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। मैं वर्ड करस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूँ? करस्पॉन्डिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है तो वो एक ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन की बात करें तो इसमें एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से हमेशा ज़्यादा आएगा। इसका रीज़न आप लोग देख लीजिए। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है नेचर ऑफ CX बॉन्ड में कि जो C और X का बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर ये पोलर है तो ये अपने जैसे दूसरे के साथ में क्या शो करेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। जितना इंटरैक्शन ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो CH3Cl के अंदर क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होते हैं जो कि कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स में, तो इसलिए इन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। आप लोगों को कंपैरिजन करने ही आना चाहिए। इसके अंदर अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को इसके अंदर अटेम्प्ट करने को आने चाहिए। ठीक है। बी सेक्शन देखते हैं। बी सेक्शन में जो कार्बन की चेन है ना, CH3 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 CH3, ये सब कुछ सेम रखी है। हम लोगों ने जो चेंज किया है वो हैलोजन, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे फ्लोरीन है। इन 4 हैलोजन्स में से आपको ये पता है कि आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी सरफेस एरिया या साइज सबसे ज़्यादा होती है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड शो करता है किसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। क्योंकि जितना बड़ा वो होगा उतना उसका सरफेस एरिया होगा, उतना वो अट्रैक्शन किसी के साथ में शो कर पाएगा। तो हम कहते हैं कि आयोडीन के केस में उसकी साइज सबसे ज़्यादा होने की वजह से वो मोर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इन चारों के अंदर हम लोग बोलेंगे कि CH3I का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, बाद में इसका कम, बाद में इसका कम और बाद में CH3S का लीस्ट होगा। ठीक है। सी सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 Br, इसमें Br रखा है
और कंपैरिजन भी Br वाले के साथ में ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Br है, लेकिन कार्बन की चेन में डिफरेंस है। कार्बन की चेन यहाँ पर 3 कार्बन की है और यहाँ पे 2 कार्बन की है। देखिए आप लोग याद रखेंगे कि 3 कार्बन की चेन है, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसका मतलब वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगी इसके अंदर। जितनी बड़ी कार्बन की चेन होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा उसका। तो CH3 CH2 CH2 Br का बॉइलिंग पॉइंट CH3 CH2 Br के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूँ, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आप लोग कंपैरिजन देखना। टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। तो डिफरेंस कहाँ पर है इन 3 स्ट्रक्चर्स में, वो आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहीं पर भी ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी ब्रांच है। और हम लोग कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है उसमें जो ब्रांचिंग है वो सबसे ज़्यादा है। तो ब्रांचिंग के चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से आइसोमेरिक अल्केन्स में चेंज होता है, वो ऑर्डर को समझने के लिए आप लोग ये याद रखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैंने आप लोग को 11th क्लास में भी बताया हुआ है, ये बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, बाद में सेकंड और बाद में थर्ड, यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं कि अगर ब्रांचिंग नहीं है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप लोग याद रख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, जितनी कम ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। आई होप स्टूडेंट्स कि ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ई पॉइंट पे। देखिए ई पॉइंट में हम लोगों ने कंपैरिजन बॉइलिंग पॉइंट का नहीं रखा है, हम लोग कंपैरिजन रख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट का। इसी से रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने मेल्टिंग पॉइंट में ये टाइप का क्वेश्चन डाला है। देखिए इसका नाम है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन और इसका नाम है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहली बात तो इतना आपका जानना जरूरी है कि ये ऑर्थो है और ये है पैरा। देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो किसी भी क्रिस्टल के पैकिंग एफिशिएंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगा ना उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अच्छा, पैकिंग किस बात पर डिपेंड करता है? पैकिंग सिमेट्री पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है उतना उस क्रिस्टल की पैकिंग ज़्यादा होगी और उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखिए ऑर्थो के अंदर एक क्लोरीन इस तरह से निकला हुआ है, लेकिन जबकि पैरा के अंदर 1,4 पोजीशन है और ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसका जो पैकिंग होगा ना वो बहुत स्ट्रांग होगा, और अगर इसका पैकिंग स्ट्रांग होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। देखिए डिफरेंशिएट करना आप लोग सीख लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है क्रिस्टल की पैकिंग पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और उस क्रिस्टल की पैकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड सारे कंसेप्ट बता दिए। अब सेकंड हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। देखिए सॉल्युबिलिटी में भी गिव रीजन के फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए हेलो अल्केन्स में लिखा हुआ है कि दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब इसमें तुम आपको रीजन पूछ सकते हैं कि वाटर के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है। तो आपको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ, जरा ध्यान से देखना। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये एक वाटर मॉलिक्यूल है,
तो आपको ये तो पता है कि ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है 11th में। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो H2O मॉलिक्यूल के बीच में है। अगर मैंने इसके अंदर CX डाल दिया तो CX कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है और नई बॉन्डिंग बन रही है। वो नई बॉन्डिंग कौन सी है? ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये CX में जो C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, और ये CX में X विथ नेगेटिव चार्ज H2O के H विथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है। बट दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इट इज जस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। और आपको ये पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं CX बॉन्ड को H2O के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट जाते हैं और लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटते हैं और वीक बॉन्ड बनते हैं तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। दो H2O आपस में बहुत खुश थे, ऐसा कह सकते हैं। CX बॉन्ड ने आकर इनकी खुशी डिस्ट्रॉय कर दी, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होगी। हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जबकि हम कह सकते हैं कि जो हेलो अल्केन्स है ना वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है, जैसे हो गया ईथर, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खास करके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना सीखिए। और आप लोग याद रखें कि हेलो अल्केन्स की सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है ड्यू टू रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, और हेलो अल्केन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनफैक्ट ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में हम लोगों को केमिकल रिएक्टिविटी या फिर रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स देखना है, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कि एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादातर SN1 SN2 ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि हेलो अल्केन्स के रिएक्शन देखते हैं, बाद में हेलो अरीन्स के रिएक्शन देखेंगे। तो हेलो अल्केन्स के रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोगों को पढ़ना है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी का कुछ बेस क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग वो कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम लोग बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैंने आपको सिखा दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करना है, इसके वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी समझते हैं अच्छे से, और उसके बाद में फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए आप लोग ये डायग्राम देखिए। ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है वो है ऑर्डिनरी लाइट का। जितने भी प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी लाइट बुलाते हैं। ठीक है, एक प्लेन को मैंने ऐसा बना दिया, एक प्लेन को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? ऑर्डिनरी लाइट का। ठीक है, अब इसको हमने पास करना है निकोल प्रिज्म में से।
आप लोग सोच रहे होंगे कि निकोल प्रिज्म मतलब सर, निकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जो ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। आप लोग ये सब टर्मिनोलॉजी सीखिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है तो ये सब पता होना चाहिए। निकोल प्रिज्म का काम समझ लीजिए, इसके मैकेनिज्म को नहीं पढ़ना है हम लोग को। निकोल प्रिज्म क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइट जब इसके अंदर से पास होती है तो जो बाहर निकलती है वो होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब डायग्राम के अंदर डिफरेंस देख लीजिए आप लोग। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये प्लेन्स थे ना, तो इसे हम लोग कहते थे ऑर्डिनरी लाइट। और एक ही डायरेक्शन में सारे एक दूसरे के पैरेलल आ गए तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जो डिवाइस ये काम कर रहा है, मतलब ऑर्डिनरी को प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल में कन्वर्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। तो हमने अपनी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास किया, और जो लाइट अभी हमारे सामने निकली है दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हमारे सैंपल में से पास होती है, कोई भी सैंपल हो सकता है, मतलब मान लो कि ये ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन है, हमको चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ग्लूकोज का सॉल्यूशन या किसी भी XYZ सैंपल ले लिया है मैंने यहाँ पे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इसमें से पास होती है तो यहाँ से जो निकलता है ना, उसको हम लोग पोलैरीमीटर में से पास करते हैं। किस में से पास करेंगे, पोलैरीमीटर में से पास करेंगे। अब पोलैरीमीटर ये चेक करके बताता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ में आखिर हुआ क्या। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया हमने, यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैकेनिज्म देख लीजिए। ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई, वो हमारे सैंपल में से पास होती है, और उसको चेक करने के लिए हमने उसको पास करवाया है पोलैरीमीटर में से। पोलैरीमीटर वो डिवाइस है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर होने वाले एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में हमको बताएगा। देखते हैं, देखिए पोलैरीमीटर के अंदर हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन देखे हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। 3 पॉसिबल ऑब्जर्वेशन इन पोलैरीमीटर। ये ऑब्जर्वेशन को आप लोग ध्यान से देखो। हो सकता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड यहाँ पर जैसी थी वैसी ही यहाँ पे निकली। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, चेंज कुछ हुआ नहीं। अब चेंज ही नहीं हुआ है तो रोटेशन का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन के साथ में ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब लाइट के साथ में इंटरैक्शन। ये सैंपल अगर लाइट के साथ में इंटरैक्ट करेगा तो इसको रोटेट करवाएगा ना, लेकिन अगर ये सैंपल खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब लाइट के साथ में रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब हम लोगों को जैसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने यहाँ से डाली थी वैसी ही मिलेगी। तो अगर कोई चेंज नहीं मिला, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री मिलता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि हम लोगों को प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी मिले। इसका मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर रोटेशन तो हुआ है लेकिन ऐसे डायरेक्शन में, और ऐसा डायरेक्शन कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन हुआ है तो हम एंगल ऑफ रोटेशन कहेंगे पॉजिटिव। हो सकता है कि वो +40 हुआ हो सकता है कि वो +52.5 हुआ हो। तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है तो हम एंगल ऑफ रोटेशन को पॉजिटिव मानेंगे। और ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि सैंपल ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ में इंटरैक्ट किया होगा तभी तो उसमें रोटेशन हुआ होगा। तो जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अच्छा, जो सब्सटेंस
प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, ऐसे सब्सटेंस का एक स्पेशल नाम है, हम कहते हैं उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल डी से, माइंड इट, स्मॉल डी, और प्लस साइन से रिप्रेजेंट करा जाएगा। आपको बात आ गई समझ में? अगर रोटेशन हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है, मतलब थीटा पॉजिटिव मिलता है, तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। और क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला है रोटेशन, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस भी कहेंगे। स्मॉल डी या प्लस साइन के साथ में ऐसे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करा जाएगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो रोटेशन तो मिले, लेकिन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिले। मतलब रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन मिलता है, तो ऐसे एंगल ऑफ रोटेशन को हम नेगेटिव साइन के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी भी अगर इंटरेक्शन तो हुआ ही है, अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ होता तो रोटेशन मिलता ही नहीं, लेकिन क्योंकि रोटेशन मिला है, तो ऐसे कंपाउंड को तो हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेकिन क्योंकि रोटेशन का डायरेक्शन ये बार एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे सब्सटेंस को लेवो रोटेटरी सब्सटेंस कहेंगे, और स्मॉल एल या नेगेटिव साइन के साथ में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, उसको हमारे सैंपल में से पास करके पोलैरीमीटर में उसका एंगल ऑफ रोटेशन चेक करा जाता है। अगर एंगल ऑफ रोटेशन 0 मिलता है, तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। रोटेशन अगर मिलता है तो उसकी डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर क्लॉकवाइज है तो ऐसे को पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, और बाद में डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन मिलता है, तो ऐसे को ऑप्टिकली एक्टिव तो कहेंगे, लेकिन लेवो रोटेटरी सब्सटेंस कहेंगे। स्मॉल एल या माइनस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि प्रैक्टिकली हम कैसे पहचानते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की, कि क्या हम स्ट्रक्चर देख के भी ये पहचान सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। तो सबसे पहली बात आप नोट ध्यान रखें कि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, फॉर द कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, it must possess chiral center और chiral carbon atom और asymmetric carbon atom। देखिए अलग अलग नाम है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये एक्चुअली। किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एटम या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब हम लोग समझते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि अगर आपको सैंपल दिया जाए तो आप लैब में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोगों को थियरी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, हम लोगों को स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो आप स्ट्रक्चर को देख के किस तरह से पहचानेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ये हम अब सीख रहे हैं। आपको ये पता चल गया कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस किसको कहते हैं, आपको ये पता चल गया कि लेवो रोटेटरी सब्सटेंस किसको कहते हैं। अब उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। लिखा है कि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर कायरल सेंटर या कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते किसको हैं और बाद में उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करा जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, लिखा है डेफिनेशन, एसिमेट्रिक कार्बन इज द कार्बन हुज
all four valencies are satisfied by different atoms और group of atoms। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, उसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये कार्बन, इस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से C2H5 जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से H जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको सबसे पहली बात हम लोग कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो वो भी आप देखते हुए चले, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश का मतलब क्या होता है, देखिए ये कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल है, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ना वो इन द प्लेन है, प्लेन के अंदर, ये बुक के प्लेन के अंदर है, बुक के प्लेन पे ही है। कार्बन और CH3 का जो ये बॉन्ड है वो बुक के प्लेन में है, लेकिन जो ये कार्बन से C2H5 का बॉन्ड है वो बुक के प्लेन के बाहर आ रहा है ऐसे। ठीक है, ये बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, बाहर की तरफ। और जो ये CH बॉन्ड है जिसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बुक के प्लेन के अंदर जा रहा है। आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को इमेजिन करके ये आप लोग देखिए, नीचे पिरामिड बन रहा है तो एक बाहर की तरफ आ रहा होगा, एक अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो C2H5 बॉन्ड है वो बुक के प्लेन के बाहर आ रहा है और ये जो CH बॉन्ड है वो बुक के प्लेन के अंदर जा रहा है। ऐसे टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, देखो बात ये है कि इस कार्बन की एक वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाई हुई है, इस कार्बन की एक CH3 से, इस कार्बन की एक वैलेंसी C2H5 से, इस कार्बन की एक वैलेंसी H से। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स से सेटिस्फाइड हैं? तो ऐसे कार्बन को हम क्या बनाएंगे, स्टार बना के रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट हो, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। देखिए हम लोग आगे जब डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बातें करूँगा। अभी हम लोग इस लेवल पर सिर्फ ऐसा कह के आगे बढ़ जाते हैं कि इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाइड है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसे कहेंगे और ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका नाम भी आप लोग पता कर सकते हैं, इसका IUPAC नाम आप लोग गैस कर लीजिए फटाफट। इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखिए कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है और 4 है। तो 2 पे क्या हुआ, क्लोरो, दिस इज 2 क्लोरो और 4 कार्बन के अल्केन को ब्यूटेन कहते हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन। एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम है। ऑप्टिकली ये एक्टिव है, कैसे पहचाना, एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्योंकि इसके अंदर निकला। एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर किसी भी स्ट्रक्चर में है तो हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव कह रहे हैं और या तो ये डेक्स्ट्रो होगा या तो ये लेवो होगा। देखिए ऑन पेपर ये बात हम कभी भी नहीं पहचान सकते कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा या लेवो, वो तो प्रैक्टिकल कंसेप्ट ही है। हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लेवो होगा, तो मे बी डेक्स्ट्रो और लेवो। ठीक है, अब देखिए कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो मैंने क्या किया कि उसका एक मिरर इमेज बना दिया यहाँ पे, जिसमें ये जो C2H5 वाला बॉन्ड यहाँ दिख रहा है आउट ऑफ द प्लेन, ये जो CH बॉन्ड है वो यहाँ दिख रहा है इन द प्लेन, ये जो CH3 वाला बॉन्ड है यहाँ दिख रहा है और CCl बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है। अब ये स्ट्रक्चर B है ना, वो स्ट्रक्चर A से अलग है। स्ट्रक्चरली तो मतलब वो सेम है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी वाइज अलग होगा। अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो हुआ तो इसकी मिरर इमेज को हम लोग 100% बोलेंगे कि लेवो है, और अगर ये कंपाउंड लेवो रोटेटरी निकला तो उसका मिरर इमेज हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी आएगा। ठीक है, देखिए दिखने में तो ये दोनों कंपाउंड सेम दिख रहे हैं आप लोग को,
आप लोग बोलोगे सर ये कार्बन से 4 ग्रुप अटैच है, ये कार्बन से वही 4 ग्रुप अटैच है, लेकिन इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं इनको कि स्ट्रक्चर ए एंड बी आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखिए सबसे पहली बात तो ये मिरर इमेज है कि नहीं, लेकिन अगर ये कंपाउंड को उठा के इस कंपाउंड पे रखेंगे तो क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे, मतलब सेम ग्रुप से टकराएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए ये H यहाँ पे है, लेकिन अगर इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं तो वो H यहाँ पे आएगा ना, तो ये क्या हुआ है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हुए हैं। और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो क्या है, इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, क्योंकि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर नोन एज इनांशियोमर्स। लेकिन आप लोग ये बात याद रखें कि इनांशियोमर होने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तभी उसका मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, तभी हम लोग क्या बुलाएंगे, एनांशियोमर। और एनांशियोमर्स में अगर एक डेक्स्ट्रो होता है तो एक क्या होता है, लेवो। हम ये कभी नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो और कौन सा लेवो, लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन है कि ये डेक्स्ट्रो है तो ये 100% लेवो होगा, और अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि ये लेवो है तो ये 100% क्या होगा, डेक्स्ट्रो। इसका मतलब एक डेक्स्ट्रो और एक लेवो होगा, ये बता सकते हैं। कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लेवो ये हम लोग थियोरेटिकली अभी नहीं बता सकते। तो आउट ऑफ द टू अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या होगा, लेवो। ठीक है, आई होप बच्चों के आप लोगों को इतना अब तक समझ में आ गया है। अच्छा, जो भी अभी तक समझा है उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, आप लोगों के एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया होगा। आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। कायरल का मतलब वो पूछ रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल को आप पहचानिए। आप क्वेश्चन को भी समझना सीखिए जरा। यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल, मतलब नीचे दिए गए कंपाउंड्स में कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये पहचानिए। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, अकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। रिकॉल कर लीजिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को पहचानने के लिए कौन से कार्बन को ढूंढना पड़ता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 1 को आप ध्यान से देखें। स्ट्रक्चर नंबर 1 में ये एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, लेकिन ये कार्बन से तो मतलब 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सारे के सारे सेम है, मतलब ये तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर या स्टीरियो सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन ये वाले कार्बन को आप अच्छे से देखें कि इसके ऊपर एक H जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक Br और एक OH। ठीक है, और ये चारों ग्रुप अलग अलग होने के वजह से ये कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में ये कार्बन को आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन को देखने का कोई मतलब ही नहीं है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये वाले कार्बन को देखें तो एक ब्रोमीन है, दूसरा भी ब्रोमीन है, भले से फिर CH3 और H अलग अलग हैं, लेकिन ये कार्बन पे 2 ग्रुप भी अगर सेम हो गए तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अकायरल कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखें थर्ड वाला, इसमें यहाँ पर CH3 नॉट पॉसिबल, यहाँ पर CH2 पॉसिबल नहीं है, CH2 पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर भी कायरलिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि CH3 है। आप ध्यान से इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे एक H जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे एक OH जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से ये वाला जो ग्रुप है वो C3H7 है। 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल। तो हाइड्रोजन, OH, CH3 और प्रोपाइल के साथ में ये वाला जो कार्बन हुआ वो अब एसिमेट्रिक बन गया, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कायरल कंपाउंड कहेंगे। ठीक है,
अब ये वाला देख लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी खुद आइडिया लगाइए कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और उसके बाद में सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन और एक OH, लेकिन बच्चों ध्यान से देखना कि ये कार्बन के इस तरफ C2H5 है और ये कार्बन के इस तरफ C2H5 ही है। आप लोग ऐसा मत समझिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, C2H5 और C2H5। तो अगर एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो गए तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, ऐसे को हम लोग अकायरल कहेंगे। फिफ्थ, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, आप लोग इसको याद भी रखेंगे। देखिए इस तरह के प्रोजेक्शन को, जिस तरह से मैंने इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, एक वर्टिकल लाइंस, इतनी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के, ऐसे प्रोजेक्शन को भी आप लोग याद रखें कि क्या कहते हैं, तो फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले वेज डैश रिप्रेजेंटेशन सिखाया था। वेज डैश के अलावा एक और प्रोजेक्शन जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है वो है फिशर प्रोजेक्शन। उसमें वर्टिकल लाइंस और बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के ऐसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, चार बीच में लाइन बनी हुई है, HOH, HOH, OHH और HOH। आप लोग याद रखें कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने बनाया है वो किसका है, तो वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, उसमें ये वाला कार्बन तो कभी कायरल सेंटर नहीं हो सकता, उसकी 4 वैलेंसी नहीं खुली हुई है। देखो उसको मैं एक्सपांड करके आप लोग को बताऊं, C डबल बॉन्ड और H है, तो ये कार्बन तो डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसकी 4 वैलेंसी खुली हुई नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं है। लेकिन बहुत सारे कार्बन है, सारे कार्बन को चेक करते हैं। ये वाला जो कार्बन है, हाइड्रोजन, OH, ऊपर CHO और नीचे ये बहुत बड़ा सा ग्रुप है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक है। देखिए ये वाला भी सेम टू सेम एसिमेट्रिक है, ये वाला भी एसिमेट्रिक है और ये वाला भी एसिमेट्रिक है। अब ये वाला फिर से एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें CH2OH है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि एक भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है ना, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें तो 4 है। तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल भी कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है। और कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसके अंदर है बेटा, 1 2 3 और 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को भी आप लोग याद रखेंगे, क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये कौन सा कंपाउंड है, ग्लूकोज, इसका मतलब ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा और आगे बात करते हैं। 6th में ये वाले कार्बन को आप देख लीजिए, अब इतना आप पहचान गए होंगे अब तक तो कि CHO है, CH2OH है, H है और OH है। हम लोग बोलेंगे सीधा सीधा ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो कायरल मॉलिक्यूल है। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को अब मॉलिक्यूल देख के ये पहचानना आ गया है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए NCERT लेवल पर हम लोग कहते हैं कि अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और डेफिनेशन हम लोग ध्यान से देखें। अगर मान लो कि मेरे पास ग्लूकोज है तो वो 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है प्लस ग्लूकोज और एक हो सकता है वो माइनस ग्लूकोज। इन दोनों के पैर को हम लोग क्या कहते हैं, इनांशियोमर्स। ठीक है ना, याद है बेटा, इनांशियोमर्स कहते हैं। एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लेवो। अगर किसी मिक्सचर में मैंने प्लस ग्लूकोज का 50% लिया और माइनस ग्लूकोज का 50% लिया, मतलब डेक्स्ट्रो सब्सटेंस को मैंने 50% लिया, लेवो सब्सटेंस को मैंने 50% लिया, लेकिन यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, 50% डेक्स्ट्रो और प्लस 50% ऑफ इट्स लेवो। आप कंपाउंड को ही नहीं चेंज कर देंगे। अगर ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है तो ये लेवो भी ग्लूकोज होना चाहिए और उसका फिर 50-50% लेंगे आप लोग। 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो लिया है, तो ऐसे मिक्सचर का आप नाम याद रखेंगे, क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव, तो आंसर आप सुनिए कि वो होता है इनएक्टिव। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं
कि देखिए अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है 50% और मान लो कि वो प्लस 52.5 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन शो करता है, तो वही उसी के अंदर जो कंपाउंड है वो 50% लेवो भी तो है, वो शो करेगा माइनस 52.5 डिग्री, और प्लस 52.5 डिग्री माइनस 52.5 डिग्री से कैंसल होके एंगल ऑफ रोटेशन क्योंकि जीरो आ जाएगा, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। हम कहते हैं कि जो एंगल ऑफ रोटेशन इसने प्रोड्यूस किया था एक्सटर्नली, इसने उसको कॉम्पनसेट कर दिया। तो हम लोग कहते हैं कि जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन तो हो गया है लेकिन एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन भी हुआ है। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर 50% डेक्स्ट्रो और 50% ऑफ इट्स लेवो का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मेरे पास प्लस ग्लूकोज 50% है और माइनस ग्लूकोज 50% है, मैंने उनको मिलाया हुआ है, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। देखिए अब तक हम लोगों ने जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करी है, ये पूरा का पूरा हम अप्लाई करेंगे जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए उसके अंदर SN1 पढ़ना है, SN2 पढ़ना है, किसी में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, किसी में डेक्स्ट्रो लेवो बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का अच्छे से आना बहुत ज़रूरी था। तो आज के लेक्चर में मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क, उसको सॉल्व करवाया, और बाद में मैंने आप लोगों के साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली अच्छे से। उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को अच्छे से डिस्कस किया है। और मैंने फिर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी, उसमें मैंने हेडिंग लिखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए आपको क्या क्या बेसिक लेवल पर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में मालूम होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग ये लेक्चर्स को अच्छे से समझ के रखिए, और जितने भी लेक्चर मैंने आप लोगों को अभी तक बताए हैं उसका अच्छे से नोट्स बना के रखिए। देखो बेटा, अगर आप लोग लेटे लेटे या टीवी देखते देखते इन लेक्चर्स को देखोगे तो ये लेक्चर से आप लोग कभी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। आप लोग इमेजिन करो कि ये मैं क्लासरूम में बैठा हूँ और मोहम्मद सर क्लासरूम में ही मुझे ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं और मुझे लिखना है, समझना है अच्छे से। तो इन बातों का आप लोग ख्याल रखें, इसको एज अ क्लासरूम टीचिंग ही लें आप लोग। ठीक है, मैं घड़ी घड़ी कहता रहता हूँ आपको, वरना आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ में मैं लेक्चर को एंड करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।